What's up guys, my name is अनुष्मा शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेट यार काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर देखे उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल यही वाला है। ठीक है, आपका एरेज हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक क्यूज, इन सभी के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन, डिलीशन या फिर फाइंड करना कि कोई एलिमेंट है नहीं है, कंटेन्स, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं लीनियर टाइम ले रहे होते हैं, है ना। एरेज के अंदर आपका इंसर्शन जो होता है वो कांस्टेंट में होता है, लेकिन आपका डिलीशन, कोई भी एलिमेंट करना या फिर कोई एलिमेंट देखना कि प्रेजेंट है या नहीं है, ये ऑपरेशन आपका वर्स्ट केस में लीनियर टाइम लग सकता है। सिमिलरली आपका स्टैक, क्यूज और लिंक लिस्ट, ये सभी कहीं ना कहीं लीनियर टाइम ले रहे होते हैं। लेकिन सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है ना जिसके अंदर ये सारे ऑपरेशन आपके कांस्टेंट टाइम में होते हैं। आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है कलेक्शन के अंदर, कांस्टेंट टाइम। अगर आपको कोई डिलीट करना है एलिमेंट, कांस्टेंट टाइम। अगर आपको फाइंड करना है क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, वो भी कांस्टेंट टाइम। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और काफ़ी बार आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ये लीनियर टाइम से कांस्टेंट टाइम में लाने में हेल्प करता है। मतलब आपका एक कम कर देता है। अगर एन स्क्वायर है तो ओ एन लेके आ जाता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। आज जानते हैं जावा सेट के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जावा सेट। तो सेट इंटरफेस है, जैसा हमने पहले देखा था कि सेट इंटरफेस आपका कलेक्शन इंटरफेस होता है। उसको आपके सेट, लिस्ट, मैप, क्यू, ये सारे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो सेट भी एक इंटरफेस है और यहाँ लिखा हुआ है द सेट इंटरफेस ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ मैथमेटिकल सेट इन जावा। इस पे आते हैं अभी। इट एक्सटेंड्स द कलेक्शन इंटरफेस अनलाइक द लिस्ट इंटरफेस, सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट बाय डेफिनेशन मीन्स कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते। ओके, और इसको अगर आपको समझना है ना तो इसको आप समझो जैसे मैथमेटिकल सेट होता है ना, जो आपने 9th या 11th क्लास में देखा होगा। एक 9th या 10th की मैथ्स के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर होता है जिसके अंदर सेट्स नाम का चैप्टर होता है, जिसके अंदर सेट्स बने होते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ होता है, सपोज करो ये एक सेट है तो इसके अंदर 1 2 5 10 इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स आएंगे। ऐसा कुछ सेट हमने मैथ में देखा हुआ है ना। ये एरे नहीं है, मैं आपको मैथमेटिकल सेट वो जो मैथ के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो वाला बता रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। ओके, तो ये मैथमेटिकल सेट की तरह आप डिपिक्ट कर सकते हो। जैसे मैथमेटिकल सेट के अंदर भी यही होता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर आपको यहाँ पे 2 बार 10 आ रहा होता है तो उसको एक बार ही 10 माना जाता है। अगर आप एक सेट के अंदर जिसमें कुछ पहले से एलिमेंट पड़े हुए हैं उसके अंदर दोबारा से सेम रिपीटिंग एलिमेंट डालते हो तो सेट का साइज नहीं बढ़ता, सेट का साइज वही रहता है। ठीक है, तो सेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउड नहीं करता है। तो इसी तरीके से आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आपको मैथमेटिकल सेट को डिपिक्ट करना है, कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर मैथमेटिकल सेट जो होता है उसके ऑपरेशन जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहाँ पर ये सेट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे यूनिक एलिमेंट्स ही रख रहे हैं अपनी कलेक्शन के अंदर, तो वहाँ पे आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेट। ठीक है, तो ऐसी ही टिपिकल प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास जिसमें हमें यूनिक एलिमेंट्स रखने होते हैं। तो सेट के क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि सपोज करो ये वेन डायग्राम बनाता हूँ मैं और सपोज करो ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो इन दोनों का यूनियन हमें पता है। यूनियन क्या होता है? यूनियन ये पूरा का पूरा। ठीक है, इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट। तो इस टाइप के ऑपरेशन आपके सेट डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से बहुत इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको देखेंगे हम एक करके। अच्छा, तो सेट क्योंकि एक इंटरफेस है तो इसको कुछ क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही होंगी। तो ये वो क्लासेस है इनम सेट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट। और ये जो क्लासेस है इनमें से ये जो पीछे की 3 मैंने बताई आपको ये इंपॉर्टेंट है। इनम सेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इनम सेट बेसिकली आपका डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग जब आप नॉर्मल कोडिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पे इतना यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में। तो हैश सेट बेसिक इन सभी की क्लासेस की कुछ ना कुछ अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं। एट द कोर ये वही हैं, सेट ही हैं। एट द कोर दे डोंट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, लेकिन सबके सब कुछ अलग अलग तरीके से अपना डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इन सबको एक एक करके। तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या क्या मेथड्स अपने देता है। सेट एक इंटरफेस है तो सेट के कुछ मेथड्स होते हैं। तो ऐड आपका कलेक्शन से आ रहा है, हमें पता है ऐड क्या करता है। ऐड एक कलेक्शन के अंदर एलिमेंट ऐड करने का में आता है। ओके, ऐड ऑल, अगर आपको काफ़ी सारे एलिमेंट ऐड कर रहे हैं एक साथ तो ऐड ऑल। रिमूव एलिमेंट, कोई अगर एलिमेंट आपको रिमूव करना है तो रिमूव वाला फंक्शन आप कॉल करोगे। रिमूव ऑल, तो रिमूव ऑल के अंदर आप जो भी कलेक्शन पास करोगे वो सारे सारे आपके हट जाएंगे इस कलेक्शन में से। रिटेन ऑल, तो रिटेन ऑल काफ़ी अच्छा एक इसके अंदर मेथड दे रखा है इन्होंने। तो रिटेन ऑल क्या करता है बेसिकली, ये इंटरसेक्शन निकालने काम में आता है। रिटेन ऑल क्या करता है, एक कलेक्शन के अंदर से वो सारे एलिमेंट निकाल देता है जो दूसरी कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे समझो एक कलेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट रहने देता है जो दूसरी कलेक्शन के अंदर
भी प्रेजेंट है। तो बेसिकली दो का इंटरसेक्शन निकालने के लिए रिटेन ऑल काम में आता है, इसको हम देखेंगे ठीक से। क्लियर पूरा खत्म करने काम में आता है, एक साथ पूरा का पूरा कलेक्शन खत्म हो जाता है। साइज निकालने काम में आता है। कंटेन्स चेक करने काम में आता है कि क्या कोई एलिमेंट इस कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंटेन्स ऑल, तो कंटेन्स ऑल बेसिकली चेक करने काम में आता है कि क्या इस कलेक्शन के अंदर ये छोटी वाली कलेक्शन प्रेजेंट है नहीं है। तो बेसिकली सबसेट वाला जो ऑपरेशन होता है ना सेट्स के अंदर, ऐसा कुछ होता है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये याद आ रहा है, ये सी नहीं है, ये सबसेट है। मैथ वाले बंदों को समझ में आ रहा होगा। तो ये सबसेट वाला ऑपरेशन जो होता है, ये कंटेन्स ऑल की हेल्प से हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इज एम्प्टी चेक करने का मतलब क्या ये कलेक्शन एम्प्टी है नहीं है। टू अरे बेसिकली आपके इस सेट को, कभी आपको ये सेट जो होता है ये थोड़ा अलग तरीके से इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े होते हैं, ठीक है, उल्टे सीधे कैसे भी, तो उनको आपको अगर एरे की फॉर्म में फाइनली आउटपुट में रिटर्न करना है या फिर कुछ भी ऑपरेशन करना है जो एरे की डिमांड कर रहा है, तो वहाँ पे आपको टू एरे वाला मेथड काम में आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे मेथड समझ में आ गए। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं जरा इक्लिप्स के अंदर। तो मैं इक्लिप्स के अंदर आया, यहाँ पे मैंने सेट्स इंटरफेस बना रखा है, इसके अंदर एक मेन क्लास डॉट जावा है। लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो सेट्स ऑफ इंटीजर बना सकते हो, लेट्स से सेट्स ऑफ स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं, और फ्रूट्स इक्वल्स टू न्यू। तो सेट क्योंकि एक इंटरफेस है, तो इसको क्लास जो इंप्लीमेंट करते हैं सब स्टार्ट करते हैं हैश सेट के साथ। और इंपोर्ट कर डालते हैं जावा डॉट यूटिल, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो चुका है। फ्रूट्स हमारे पास है, इसके अंदर कुछ फ्रूट्स डालते हैं अब। तो इसके अंदर ऐड मेथड की हेल्प से हम इसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो लेट्स से कुछ भी डाला मैंने, एप्पल, ठीक है। दूसरा गैस करो। ये 3 फ्रूट्स मैंने डाल दिया है और लग रहा है ये सॉर्टेड है, ए बी के कुछ भी छोड़ो। ये 3 फ्रूट्स मैंने डाल दिया, इनको प्रिंट करते हैं। सिस आउट फ्रूट। तो यहाँ देख रहे हो एप्पल कीवी बनाना, तो मैंने यहाँ पे डाला था एप्पल बनाना कीवी, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है एप्पल कीवी बनाना। ये ऑर्डरिंग कैसे चेंज होगी इसकी, ये ऑर्डरिंग चेंज कैसे हुई है उसको अभी हम ठीक से देखेंगे। फिलहाल एक जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इट डजंट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, वो भी चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो फ्रूट्स डॉट ऐड, लेट्स से मैं बनाना एक और रखता हूँ इसके अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देख रहे हो सिर्फ एक ही बनाना है, 2 बनाना नहीं गए। अनलाइक आपका जो लिस्ट होता है जिनके अंदर आप मल्टीपल डुप्लीकेट एलिमेंट्स डाल सकते हो, सेट्स के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते, ओके। एक और चीज़, ये जो ऐड वाला फंक्शन होता है ना आपका, बूलियन रिटर्न करता है, बूलियन रिटर्न करता है और ये बताता है कि अगर कुछ ऐड हो रहा है कलेक्शन के अंदर तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर कलेक्शन के अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही है उस केस में फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट डालने का ट्राई करते हो तो वहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो बूलियन रिटर्न करता है ये। और एक बार ज़रा वो भी हम थ्योरी चेक कर लेते हैं। तो सपोज़ करो कि जब मैंने कीवी डाला तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ जो ये रिटर्न कर रहा है सिस आउट करके, तो ये बूलियन रिटर्न करता है, ठीक है, ऐड फंक्शन। और तो ऊपर वाले केस में इसको ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि कीवी प्रेजेंट नहीं है और कीवी कलेक्शन के अंदर ऐड हुआ है। और बनाना जब हम दोबारा ऐड कर रहे हैं तो इस केस में से फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वही हो रहा है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो समझ में आ गया मैं, कीवी हमारा ऐड हुआ कलेक्शन के अंदर, बनाना दोबारा से ऐड नहीं हुआ। पहले वाला बनाना ऐड हुआ होगा, दूसरे वाला बनाना ऐड नहीं हुआ क्योंकि सेट्स डजंट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ओके। तो ये सेट्स की प्रॉपर्टी हो गई। अब बात कर लेते हैं हैश सेट कर क्या रहा है, ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। तो जो हैश सेट है ना, ये हमारा हैश मैप, अभी हमने पढ़ा नहीं है हैश मैप क्या होता है, लेकिन इंटरनली उस हैश मैप को यूज़ कर रहा होता है। तो हैश मैप बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं बहुत थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बारे में हम प्रॉपरली देखेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में हैश मैप को देख रहे होंगे। तो हैश मैप की बेसिकली इंटरनल वर्किंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटरव्यूअर्स पूछते रहते हैं, ठीक है, कि हैश मैप की इंटरनल वर्किंग बताओ। मुझे मेरे इंटरव्यूज़ में एटलीस्ट 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक, जो मुझे याद है, ठीक है, कि हैश मैप की इंटरनल वर्किंग बताओ। तो हैश मैप की इंटरनल वर्किंग सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, और उसको हम ठीक से देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम देख लेते हैं हैश सेट इंटरनल हैश मैप का यूज़ करके क्या कर रहा होता है। तो हैश मैप बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि की और वैल्यू पेयर को रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक यूनिक की होती है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आप कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और ऐसा होता है हैश मैप के अंदर कि एक की के लिए एक ही वैल्यू होगी, एक की के लिए 2 वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसका यूज़ करके ये किस तरीके से सेट इम्प्लीमेंट हो रहा है
उसको जरा ठीक से देखते हैं। तो सेट्स यार काफ़ी कूल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो कांस्टेंट टाइम होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो हम देख लेते हैं एक बार कि ये सारे के सारे ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म एक्चुअली कर कैसे पा रहा है। तो आपको पता होगा जो एरे होते हैं आपके, सपोज करो ये एक एरे है, इसके अंदर हम जो भी एलिमेंट्स रखते हैं 2 5 3 1 2, सपोज करो ये एलिमेंट्स मैंने रखे हुए हैं, ये सारे के सारे कुछ इंडेक्स पे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर हमें रखे हुए हैं, हमें ये पहले से ही पता है। सिमिलरली लिंक लिस्ट के अंदर भी वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन में रखे हुए हैं, लेकिन वो उनके पास अगले का पॉइंटर है, तो वो भी एक तरीके से एक लीनियर फैशन में स्टोर्ड है। लेकिन सेट एक क्या काम कर रहा है जिससे कि ये सारे ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम हो रहे हैं, वो जरा देख लेते हैं। तो सेट जब आप समझो ना, जब हैश सेट को समझो बेसिकली, अभी फिलहाल जो बाकी जो अलग 3 और होते हैं, इनम सेट, ट्री सेट और लिंक डैश सेट, उनको मत देखो, फिलहाल हैश सेट को देखो। ये कुछ हैश का यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, हैश। अब ये हैश क्या है जरा वो ध्यान से देख लेते हैं। तो जब सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल रहे होते हैं तो वो ऐसे लिस्ट में नहीं डाल रहे होते। सपोज करो ये कोई बैग है, ठीक है, इस बैग के अंदर डाल रहे होते हैं 2 5 3 1, और जब 2 दोबारा डालने गए हम इस बैग के अंदर, तो उन्होंने चेक किया इस बैग के अंदर ऑलरेडी 2 है, तो 2 दोबारा नहीं डालेंगे। अब ये चेक कैसे कर रहे हैं इस बैग के अंदर ऑलरेडी 2 है या नहीं है? तो एक कंसेप्ट होता है हैश फंक्शन का, ठीक है। इसके बारे में डीपली हम तब पढ़ेंगे जब हम हैश मैप पढ़ रहे होंगे एक्चुअली। लेकिन एक कंसेप्ट होता है हैश फंक्शन का, इसको आप एक तरीके से एक ब्लैक बॉक्स समझो, जिसको कुछ इनपुट देते हैं तो ये कुछ आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है। और इस बात की गारंटी ये हैश फंक्शन करता है कि जब भी आप इसके अंदर एक इनपुट बार बार डाल रहे हो तो उसके लिए बार बार सेम ही आउटपुट रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने इनपुट डाला 2, इसने आउटपुट दिया सपोज करो 1044, और कल मैंने इसमें अंदर आउटपुट डाला 2 सेम हैश फंक्शन के अंदर, तो कल मुझे आउटपुट कुछ अलग दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं करता ये हैश फंक्शन, हमेशा ये इंश्योर करता है कि जो भी मैं इनपुट डाल रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो आ रही है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो जब भी हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना होता है, सबसे पहले हम उसका हैश फंक्शन फाइंड करते हैं, और सॉरी हैश आउटपुट फाइंड करते हैं, और फिर ये हैश आउटपुट ही है जो इसकी मेमोरी में जो जगह होगी, इस 2 की मेमोरी में जो भी जगह होगी उसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा एक तरीके से, ठीक है। किसको कैसे कॉरेस्पॉन्ड करता है इसको हम ठीक से नहीं देखते हैं, वो इतना ध्यान रखो ये जो आउटपुट आ रही है ये इसकी मेमोरी लोकेशन को फाइंड करने में हेल्प कर रही है हमारी, ठीक है। तो मेमोरी बहुत बड़ी है, मेमोरी के अंदर ये एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये हमें इस एलिमेंट से ही पता चल जाता है कि मेमोरी के अंदर इस एलिमेंट को कहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये हैश फंक्शन जो होता है ये हमें फाइंड करने में हेल्प करता है कि इस मेमोरी लोकेशन में ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है। तो हम आउटपुट निकालते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक जगह पर रख देते हैं। तो अब हमारे पास इससे क्या बेनिफिट है? इससे हमारे पास बेनिफिट ये है कि जब भी हमें 2 डालना है इसके अंदर, हम 2 को हैश फंक्शन के थ्रू गुजारेंगे और जो आउटपुट आएगा उससे हम इस 2 को एक मेमोरी लोकेशन में रख देंगे, और हमें पता है कि ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बेसिकली सपोज करो 2 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स हैं एक सेट के जो कि इस आउटपुट की हेल्प से 2 यहाँ पर आ गया और 5 यहाँ पर आ गया। तो जब हमने 2 को डाला हैश फंक्शन के अंदर उसने कुछ आउटपुट दिया, उसके बाद से हमने 2 को एक मेमोरी लोकेशन में डाल दिया, 5 आया इनपुट के अंदर, हमने उसको हैश फंक्शन के थ्रू गुजारा, जो आउटपुट आया उसकी हेल्प से हमने 5 को भी एक मेमोरी लोकेशन में रख दिया है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ? ये सारे ऑपरेशन जो दिए हैश फंक्शन का ऑपरेशन ये हमारा कांस्टेंट टाइम लेता है, ठीक है, कांस्टेंट टाइम लेता है अपनी आउटपुट निकालने में। तो हमें इससे ये तो पता चला कि जो हमारा ऐड ऑपरेशन होता है वो आपका कांस्टेंट टाइम होता है इसके अंदर, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन का हमें एक्सेस मिल जाता है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे उस एलिमेंट को रख सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे पास अगर मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। तो ये हो गया ऐड ऑपरेशन। अब बात कर लेते हैं डिलीट ऑपरेशन कैसे कांस्टेंट टाइम होता है इसके अंदर। तो डिलीट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है ना, डिलीट ऑपरेशन के अंदर जब आपने इसके अंदर सपोज करो 5 को डिलीट करना है इस सेट में से, तो आप क्या करोगे, 5 लोगे, उसका हैश फंक्शन से आउटपुट निकालोगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। अब आपके पास वो आउटपुट आ गया तो आपके पास एक तरीके से उसकी लोकेशन आ गई, मेमोरी लोकेशन 5 की, कि 5 कहाँ प्रेजेंट है। तो आप जाके उस लोकेशन पर डायरेक्टली 5 को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी लिस्ट के केस में, क्योंकि आपको 5 का एड्रेस ही नहीं पता कि 5 किस जगह पे प्रेजेंट है, उसके लिए आपको लीनियर टाइम सर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, मेमोरी लोकेशन आपको कांस्टेंट टाइम में मिल रही है, यहाँ मेमोरी लोकेशन आपको कांस्टेंट टाइम में नहीं मिल रही। और इवन यहाँ पे अगर आपको मेमोरी लोकेशन मिल जाती है तो फिर आपको वो शिफ्टिंग करनी होती है तो वो लीनियर टाइम लग जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन मिलती है और ये कॉन्टिग्यूअस नहीं है किसी भी फैशन में, तो आप कहीं से भी डिलीट कर सकते हो कोई भी एलिमेंट, ठीक है। ये हैश सेट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो हैश सेट के केस में आपका डिलीशन समझ में आ गया आपको।
और सिमिलरली अगर आपको चेक करना है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, कंटेन्स वाला जो ऑपरेशन होता है वो चेक करना है, तो कंटेन्स वाले ऑपरेशन के लिए भी आपको क्या करना है, आपको सपोज चेक करना है कि 5 प्रेजेंट है या नहीं है इस सेट के अंदर, तो आपको इस हैश फंक्शन के थ्रू गुजारना है। जो आउटपुट आएगा उससे उस 5 की जो एलिमेंट है उसकी हमने लोकेशन निकाली, मेमोरी लोकेशन की 5 यहाँ पर है, और अगर उस लोकेशन पर 5 प्रेजेंट है तो 5 है इसके अंदर, अगर उस लोकेशन पर 5 प्रेजेंट नहीं है तो 5 नहीं है उधर, ठीक है। और ये बात की गारंटी हमेशा है कि 5 कभी भी अगर आएगा इस कलेक्शन के अंदर इस टाइम पर, तो इस ही लोकेशन पे आएगा, किसी और लोकेशन पे नहीं रखा जाएगा वो। क्यों? क्योंकि ये जो लोकेशन आ रही है ये इस आउटपुट की हेल्प से आ रही है, और ये आउटपुट 5 के लिए हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो आई होप आपको ये हैश फंक्शन का समझ में आ गया होगा कि हैश फंक्शन कर क्या रहा है, कर कैसे रहा है, ये अभी हम नहीं देखने वाले, ठीक है। तो जब हमने स्ट्रिंग्स की बात की थी, एप्पल बनाना हम ये सब स्टोर कर रहे हैं, तो एप्पल बनाना के केस में भी आप इनपुट डालते हो हैश फंक्शन के थ्रू, और उस एप्पल के लिए एक अलग नंबर रिटर्न करता है, ये लॉन्ग नंबर रिटर्न करता है हैश फंक्शन, ठीक है। तो एक अलग नंबर रिटर्न करता है और उससे हम उस एप्पल को एक जगह पर रख पाते हैं एक मेमोरी लोकेशन के अंदर। सिमिलरली आपका जब बनाना आया तो बनाना के लिए भी उसने एक सेम लॉन्ग रिटर्न किया और उसकी वजह से हम वहाँ पर रख पाए। तो मैंने जब दोबारा उसके अंदर बनाना डालने का ट्राई किया तो उसने बनाना के लिए दोबारा से सेम आउटपुट निकाला और देखा कि बनाना वाली लोकेशन पर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है बनाना, तो उसने उसको नहीं डाला कलेक्शन के अंदर, ठीक है। समझ में आया कैसे कॉन्स्टेंट टाइम में ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। कूल। तो हैश मैप की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा था आपको। तो हैश मैप ऑलरेडी ये हैश वाला जो लॉजिक होता है ये अपने अंदर इंप्लीमेंट किए हुए हैं। तो जब इन्होंने हैश सेट बनाने का ट्राई किया था तो इन्होंने क्या किया, उस हैश मैप का यूज़ कर लिया, क्योंकि इनको बार बार सेम लॉजिक नहीं लिखना पड़ा उससे, ठीक है। तो ये कर क्या रहे हैं, हैश मैप का यूज़ कैसे कर रहे हैं, तो हैश मैप को एक की और वैल्यू पेयर चाहिए होता है, तो उन्होंने की के अंदर तो वही एलिमेंट डाल दिया जो सेट के अंदर डालना है, क्योंकि वो यूनिक होना चाहिए। और वैल्यू के अंदर क्या डाल दिया उन्होंने, वैल्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया जो कि कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट, डमी वैल्यू टू एसोसिएट विद एन ऑब्जेक्ट इन द बैकिंग मैप, ठीक है। समझ में आया। तो ये एक डमी प्रेजेंट करके एक ऑब्जेक्ट है जो कि हर की वैल्यू होती है, क्योंकि वैल्यू से हमें फ़र्क नहीं पड़ता सेट के अंदर। तो ये जब भी ऐड कर रहे होते हैं, मैं ऐड ऑपरेशन दिखाता हूँ आपको। जब भी ये ऐड ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हम तो बोलते हैं ई एलिमेंट डालो, तो ये ई के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेजेंट को डाल देते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट हमेशा इनका डलता है, और क्योंकि ये हमारा बूलियन फंक्शन होता है तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर ये नल होता है, मैप डॉट पुट अगर नल है, मतलब पुट करने के बाद अगर नल हमारा मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब ट्रू है। ट्रू मतलब ये एलिमेंट ऐड हुआ है, और अगर नॉन नल कोई वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब एलिमेंट ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। ये मैप की प्रॉपर्टी होती है। मैप के अंदर एक पुट फंक्शन होता है हैश मैप के अंदर। अब ये पुट फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे। मैप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मैप के ऊपर हम जब वीडियो आएगी मैप की तब हम देखेंगे उसे, ओके। तो हमें पता चल गया कि मैप का यूज़ कैसे कर रहा है। तो बेसिकली एक डमी वैल्यू को अपने साथ ये स्टोर करता है हमेशा, तो सारे ऑपरेशन में डमी वैल्यू को रखता है अपने अंदर, ऐड के अंदर, रिमूव के अंदर, ठीक है। तो हैश सेट हमें समझ में आ गया। तो हैश सेट अब ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये जो ऑर्डरिंग है ये उल्टी सीधी क्यों है। मैंने डाला था एप्पल, बनाना, कीवी, मैं इन सबको हटाता हूँ। मैंने डाला था एप्पल, बनाना और कीवी, लेकिन जब मैंने प्रिंट किया तो देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। प्रिंट हो रहा है एप्पल, कीवी, बनाना। तो ये ऑर्डरिंग इस तरीके से क्यों है हैश सेट की, तो ऑर्डरिंग इसलिए है भाई क्योंकि ये एक तरीके से समझो बैग ही है, ठीक है। इसमें एक एक करके एलिमेंट डलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये किस ऑर्डर में डले हुए हैं, ठीक है। हमें इनकी ऑर्डरिंग का पता नहीं है। तो इसके अंदर एक तरीके से जैसे बैग होता है ना, जो मैथ के अंदर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर की बॉल्स डाल दी उसके अंदर फिर निकालते हैं, ऐसे ही कुछ है। एलिमेंट्स इसके अंदर डालते गए हम और फिर हम निकालते जाते हैं इनको, ठीक है। तो इसके अंदर रैंडमली एलिमेंट डल रहे होते हैं, इसी वजह से हमारे पास हमें इनकी ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं होती। तो हैश सेट जो होता है ये कभी भी आपकी गारंटी नहीं देता कि जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को रख रहे हो उस ऑर्डर में आपको मिले। कोइंसिडेंटली कभी आपके पास ऐसा हो सकता है कि शायद जिस ऑर्डर में आपने डाले उसी एलिमेंट पर में आप उसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन हैश सेट जो होता है वो गारंटी नहीं देता। तो अगर आपको चाहिए कि जिस ऑर्डर में आप डाल रहे हो एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स मिले हैं, तो उसके लिए एक और क्लास होती है लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल इसका भी सेट वाला ही है कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को रखोगे, सपोज करो मैं ये एलिमेंट ऑर्डरिंग चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो पहले मैं बनाना डाल रहा हूँ, फिर एप्पल, फिर कीवी, ठीक है। ऑर्डरिंग ये है। तो अगर आप जिस ऑर्डर में रखोगे इन एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। देख रहे हो, बनाना, एप्पल, कीवी। तो लिंक्ड हैश सेट अगर आप देखोगे अंदर जाके तो ये लिंक लिस्ट यूज़ कर रहा है अपने अंदर, और लिंक लिस्ट में पता है कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को रखता है, ठीक है, रैंडम ऑर्डर में नहीं रखता।
तो ये लिंक्ड हैश सेट यूज़ कर रहा है और अंडरलाइन प्रिंसिपल इसका अभी भी सेट वाला ही है, तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं करेगा। तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की कि डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड ना हो लेकिन सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स हों, तो आप वहाँ पे लिंक्ड हैश सेट यूज़ करोगे। लेकिन याद रखना कि लिंक्ड हैश सेट है तो ये लिंक लिस्ट यूज़ कर रहा है अपने अंदर, तो इसके जो ऑपरेशन होते हैं वो लिंक लिस्ट वाले होंगे। तो जैसे लिंक लिस्ट आपका टाइम ले रहा होता है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर चीज़ों की, उस तरीके से यहाँ पे भी आप वो कांस्टेंट टाइम वाली जो चीज़ होती है ना उसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे लिंक्ड हैश सेट के साथ, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ट्रेड ऑफ है इसका, ओके। तो ये आपका लिंक्ड हैश सेट हो गया। सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं आपके वो एक सॉर्टेड फैशन में आपको मिलें, ठीक है, तो उसके लिए एक ट्री सेट होता है, ठीक है। और ये ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हम देखेंगे, बाइनरी ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री जैसा कुछ इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है अंदर अपने, ठीक है, हीप। तो ये क्या करेगा, ये एलिमेंट्स आपके सॉर्टेड फॉर्म में आपको देगा। तो देख रहे हो मैंने डाला था बनाना, एप्पल, कीवी, और क्योंकि इनकी नेचुरल ऑर्डरिंग इस तरीके से होती है स्ट्रिंग्स की कि जो डिक्शनरी वाली होती है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। तो एप्पल पहले आया, फिर बनाना आया, फिर कीवी आया। तो अगर आपको सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए एलिमेंट्स लेकिन आपको सेट की प्रॉपर्टी मेंटेन रखनी है तो आप वहाँ पर ट्री सेट यूज़ करोगे। इसकी डिक्लेरेशन देख लेते हैं कैसे है। तो ट्री सेट अपने अंदर एक ट्री मैप का यूज़ कर रहा है, और ट्री मैप किस तरीके से इंप्लीमेंटेड है हम देखेंगे जब हम मैप्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैप्स के अंदर मैप्स की जो इंटरनल वर्किंग है उसके ऊपर इतना ध्यान मत देना। मैप्स की इंटरनल वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम देख रहे होंगे अलग एक सेपरेट वीडियो में, ओके। तो ये हो गया आपका ट्री सेट। और ट्री सेट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपके सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स होते हैं, कूल। तो ये आपकी ये तीनों क्लासेस होगी। इनम सेट भी होता है एक, इनम सेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इनम सेट बेसिकली जैसे इनम्स होते हैं आपके, उसी तरीके से आपके इनम सेट होते हैं कि मल्टीपल टाइप के इनम्स आप सपोर्ट ना करो, ठीक है, उसके लिए होता है आपका इनम सेट, ओके। तो मेथड्स ऑफ सेट के अंदर हमने ऐड देख लिया, ऐड ऑल देख लिया। अब वो जो ये देख लेते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना मैथमेटिकल सेट की तरह डिपिक्ट होता है ये सेट जो होता है, तो उसी तरीके से उसकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, ये सारे ऑपरेशंस आप इसके अंदर सेट की हेल्प से इजीली परफॉर्म कर सकते हो। और कैसे करोगे, तो यूनियन हमें पता है क्या होता है। यूनियन के लिए आपका ये x डॉट एड ऑल, तो x एक सेट है, वेन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, ओके। तो x एक सेट है और ये y है, ये दूसरा सेट है। तो हमें पता है यूनियन क्या होगा इन दोनों का, यूनियन होगा ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ठीक है, ये होता है यूनियन, है ना। तो x यूनियन y ये वाला जो ऑपरेशन होता है जो हमने मैथ्स में देखा होगा, मैथ्स वाले बच्चे, तो उसके लिए हमारा x डॉट एड ऑल होता है। ज़रा इसको देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे दो सेट बना लेता हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो ये दो सेट हो गए मेरे x और y, और इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं और कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर। तो अब जरा हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यूनियन वाला। तो x डॉट एड ऑल y, तो इससे क्या होगा, x वाला जो सेट है इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो y के अंदर हैं और x के अंदर नहीं है, ठीक है। और जो सिमिलरली अगर रिपीटेटिव एलिमेंट हैं कुछ, तो हमें पता है सेट अपने अंदर रिपीटेटिव एलिमेंट अलाउ नहीं करता, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो ऑब्वियस है अगर सेट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं y के अंदर जो कि x के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हम जरा x को प्रिंट भी कर लेते हैं। तो x हमें पता ये है 23, 1 और 6। यूनियन करने के बाद देखते हैं x के अंदर क्या क्या आ गया है। तो 23, 1 और 6 तो इसके अंदर था ही, अब 16 और 3 भी आ गया है। और ये 16 और 3 कहाँ से आया, यहाँ से। और क्योंकि 1 पहले से प्रेजेंट था इसलिए 1 दोबारा ऐड नहीं हुआ है, तो ये यूनियन करने काम में आ गया। ये यूनियन ऑपरेशन होता है, ठीक है। अगला है आपका इंटरसेक्शन, और इसके लिए आपका होता है रिटेन ऑल। रिटेन ऑल, तो x डॉट रिटेन ऑल, इससे क्या होगा, x में से वो सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे जो कि y के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो और वो सारे एलिमेंट रहेंगे जो y के अंदर प्रेजेंट हैं बेसिकली। तो x और y के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, x में और y में सिर्फ 1 एलिमेंट है जो कॉमन है, और यही इंटरसेक्शन होता भी है, तो सिर्फ 1 बचा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो x और y के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट थे, लेकिन 1 ही एक ऐसा एलिमेंट था जो दोनों में कॉमन था, और इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉमन एलिमेंट ही होते हैं। तो आपका रिटेन ऑल करने से आपके वो सारे एलिमेंट रिटेन हो गए बेसिकली जो y के अंदर प्रेजेंट हैं,
ठीक है, ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन हो गया आपका। सिमिलरली अगर आपको चेक करना है कि इज एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई या फिर इज वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, तो वो हम इजीली चेक कर सकते हैं कंटेन्स ऑल की हेल्प से। तो अगर आपको कभी लगता है कि सबसेट वाला कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें इजीली पता चल रहा है कि एक्स सॉरी वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि वाई के अंदर 1 है और एक्स के अंदर 23, 1 और 6 हैं। तो एक्स के अंदर वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो कि वाई के अंदर हैं, ठीक है। तो इसीलिए वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एक बूलियन रिटर्न करता है, तो हमें ये बूलियन चाहिए, तो सिस आउट। तो क्या x डॉट कंटेन्स ऑल y, चेक कर लेते हैं। तो हाँ, x कंटेन्स ऑल y, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट डाल देता हूँ जो y के अंदर प्रेजेंट है बट x के अंदर नहीं है, तो उस केस में हमें पता है फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अब y सबसेट नहीं है x का, ठीक है, फॉल्स मिल रहा है। तो ये सेट का ऑपरेशन हो गए। अब हमने बात कर लिया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट की पहले ही। हैश सेट हो गया हमारा, ट्री सेट हो गया, लिंक्ड सेट हो गया। ये डिफरेंट होते हैं अपनी इंप्लीमेंटेशन के अंदर, ठीक है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल इनका वही सेट वाला ही है। तो हैश सेट होता है वो हैश मैप यूज़ कर रहा होता है, ट्री सेट जो होता है वो ट्री मैप यूज़ कर रहा होता है, लिंक्ड हैश सेट जो होता है वो लिंक्ड लिस्ट वाला कुछ यूज़ कर रहा होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो इसीलिए आपका जो हैश सेट वाला ऑपरेशन होता है सिर्फ यही है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि सारी कांस्टेंट टाइम में ऑपरेशन कर रहा होता है। बाकी ट्री सेट जो होता है वो लॉग एन टाइम में कर रहा होता है कुछ ऑपरेशंस, और जो आपका लिंक्ड हैश सेट है ये कुछ कुछ ऑपरेशन आपके लीनियर टाइम में भी कर रहा होता है। तो अगर आपको प्रॉपर फ़ायदा उठाना है सेट की प्रॉपर्टी का, ठीक है, अगर आपको फ़ायदा उठाना है कि हाँ मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट टाइम में हो रही हों सारे ऑपरेशन, और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी ऑर्डरिंग क्या है, ठीक है, तब आप यहाँ पे हैश सेट यूज़ करोगे। कूल। तो हैश सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हो, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। और इसके ऊपर कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी मतलब लगता है, देख के लगता है कि हाँ इसमें सेट लगना चाहिए। मतलब आपको अगर आप इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे सेट लग जाएगा, या फिर आप ये बोलोगे कि इस चीज़ के लिए मैं सेट यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स होती हैं जिनके अंदर सेट वो मतलब मान लेते हैं कि हाँ सेट तो यहाँ पे यूज़ करना ही करना है, ठीक है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो सेट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये आपको याद होगा मैंने एक बार आपको क्वेश्चन कराया था एक टू सम वाला, कि आपको क्या करना है कि एक एरे के अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है जिनका सम 0 है, ठीक है। तो उसको हमने किस तरीके से किया था आपको याद होगा। तो हमने पहले उसको सॉर्ट कर दिया था, ठीक है, और उसके बाद हमने लेफ्ट और राइट साइड से चलना स्टार्ट किया था, याद है, 2 पॉइंटर लेके हमने चलना स्टार्ट किया था। तो उसी तरीके की चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो वहाँ पे वो आपका n log n टाइम लेता है, क्योंकि सॉर्टिंग जो होती है वो आपकी n log n टाइम ले रही होती है। यहाँ पे आप सेट की हेल्प से उसको O ऑफ n टाइम में कर सकते हो, लेकिन आप स्पेस भी यूज़ कर रहे होगे, ठीक है, क्योंकि आप जब भी सेट यूज़ करते हो तो आप एक एक्स्ट्रा O ऑफ n स्पेस यूज़ कर रहे होते हो। आपको जो कंस्ट्रेंट्स मिले होते हैं उनके अलावा आप कुछ स्पेस यूज़ कर रहे हो। तो सेट यूज़ करते हो तो आप स्पेस यूज़ करते हो ऑब्वियसली, लेकिन आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस करते हो। तो वो वाला जो क्वेश्चन था अगर हम अभी हम उसे डिस्कस करें तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपको एक एरे दे रखा है और आपको बताना है कि इसके अंदर 2 नंबर्स प्रेजेंट है या नहीं है जिनका सम 0 है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो नंबर आपको मिल रहा है करेंटली उसको आप रखोगे सेट के अंदर और आप चेक कर लोगे क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है वो करेंटली अभी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आगे बढ़ो, अगर है तो वहीं के वहीं ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि आपको मिल गए 2 नंबर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सपोज करो नंबर थे 5, 1, -5। तो पहले आपको 5 मिला, 5 आपने सेट में रख लिया और फिर आपने चेक किया कि 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो -5 है वो इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है इस सेट के अंदर। तो अभी नहीं है -5 इसके अंदर, ठीक है, आगे बढ़ो। अगला आपको मिला 1, तो 1 आपने सेट के अंदर रख लिया और आपने चेक किया क्या 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है अगला नंबर -1 वो इस सेट के अंदर है या नहीं है, सेट के अंदर नहीं है। और ये सारे ऑपरेशन आपके O ऑफ 1 टाइम में हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सिर्फ लिस्ट के अंदर इटरेट कर रहे हो अपनी, और जो कैलकुलेशंस हो रही हैं उनके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, वो सारी कैलकुलेशंस आपकी ऑफ 1 टाइम में हो रही हैं, ओके। फिर आपको मिलता है -5, फिर -5 को भी आप सेट में डाल लेते हो और आप चेक करते हो क्या -5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है 5 वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो आप देखोगे ऑफ 1 टाइम में कि हाँ 5 प्रेजेंट है, तो उसी टाइम आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। समझ में आया। तो वो किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दे रहा है आपको दिख ही रहा है, लेकिन स्पेस भी ले रहा है, ठीक है। कई बार आप बोल सकते हो भैया कि जो इनपुट मिल रही है उसी को अगर मैं सेट के अंदर रख लूँगा तो मैं एक एक्स्ट्रा O ऑफ n स्पेस यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा हाँ यहाँ दिख रहा है हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऐसा करते भी हैं, लेकिन जब आपको कोई इंटरव्यूअर पूछ रहा होता है कि यहाँ पर आप स्पेस यूज़ नहीं करोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इनपुट को सेट में डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक इनपुट मिली है, आपको एक सपोज करो आपको एक वो मिला
मेमोरी कार्ड मिला है जिसके अंदर कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो नंबर्स उठा के आप एक दूसरी लोकेशन में डाल रहे हो, तो वहाँ पे अगर 100 मिलियन नंबर्स थे, उन 100 मिलियन नंबर्स को आप एक अलग दूसरी जगह पे भी डाल रहे हो, 100 मिलियन नंबर्स को एक सेट के अंदर, तो यहाँ पे आप एक स्पेस यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हाँ, स्पेस यूज़ होता है बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है इसके अंदर। कूल। तो सेट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस होंगे जो करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और हैश मैप करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे, बाय।